दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदर की, जिसे विश्व विजेता बनने की अभिलाषा थी। पिछली वीडियो में हमने सिकंदर के काबुल नदी के किनारे से खैबर दर्रे से होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचने की चर्चा की थी। सिकंदर जब सिंधु नदी के तट पर पहुंचा तो उसके सेनापति हेफिस्तियान और पेडियर्स ने पहले से ही नावों का एक पुल बना रखा था। यहाँ 1 महीने आराम करने के बाद सिकंदर सिंधु नदी को पार कर भारत की भूमि पर कदम रखा। सिंधु नदी को पार करने के बाद सिकंदर से तक्षशिला का राजा आम्भी मिला। आम्भी का राज्य सिंधु और झेलम नदियों के बीच फैला हुआ था। आम्भी ने सिकंदर के सामने अपनी पूरी सेना और प्रजा के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उसने सिकंदर का भव्य स्वागत किया। सिकंदर के सम्मान में आम्भी ने तक्षशिला में एक बड़े दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में तक्षशिला के आसपास के अनेक छोटे बड़े राज्यों के राजाओं ने भी सिकंदर के सामने कीमती सामानों के साथ आत्मसमर्पण किया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर बहुत ही उत्साहित हुआ। इस तरह से खुशियां मनाते हुए सिकंदर ने झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के राजा पोरस से आत्मसमर्पण की मांग की। पोरस एक वीर और साहसी राजा था। पोरस जैसे स्वाभिमानी राजा के लिए सिकंदर के आत्मसमर्पण का प्रस्ताव पोरस की गौरव और मर्यादा पर चोट थी। पोरस ने अपना दूत सिकंदर के पास भेजा और यह कहलवाया कि वह यूनानी विजेता के दर्शन रण क्षेत्र में ही करेगा। पोरस का यह संदेश सिकंदर को खुली चुनौती थी। सिकंदर युद्ध के लिए तैयार हो गया। सिकंदर और पोरस का युद्ध भारत के इतिहास में एक अलग पहचान रखती है। पोरस और सिकंदर दोनों युद्ध के लिए तैयार थे। पोरस और सिकंदर की सेनाएं झेलम नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर आमने सामने खड़ी थीं। उस समय बरसात के कारण झेलम नदी में बाढ़ आई हुई थी। इस कारण सिकंदर के लिए नदी पार करना बहुत ही कठिन हो गया था। सिकंदर और पोरस दोनों अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक रात जब भारी बारिश हुई, सिकंदर ने मौका देखकर अपनी सेना को झेलम नदी के पार उतार दिया। उसके इस काम से भारतीय पक्ष आश्चर्यचकित रह गया। दूसरी ओर पोरस के पास भी एक विशाल सेना थी। एरियन के अनुसार इस सेना में 4000 घोड़े, 300 रथ, 200 हाथी और 30,000 पैदल सिपाही थे। सबसे पहले पोरस ने अपने बेटे को 2000 सैनिकों के साथ सिकंदर का सामना करने के लिए भेजा, लेकिन यूनानी सेनाओं के सामने पोरस की सेना नहीं टिक सकी और युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ पोरस का बेटा मारा गया। अब सिकंदर और पोरस अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े थे। दुर्भाग्य से युद्ध शुरू से ही भारतीयों के विरुद्ध रहा। पोरस की सेना विशाल धनुषों से युक्त थी। बरसात के कारण जमीन दलदल हो गई थी, जिस कारण धनुषों को जमीन पर टिका पाना असंभव हो गया था। पोरस की सेना के विशाल हाथी यूनानी सेना के तेज दौड़ने वाले घोड़ों के सामने नहीं टिक सके। युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहा। बहुत ही जल्दी पोरस की सेना तितर-बितर हो गई। उसके सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन 6.5 फुट का लंबा जवान पोरस विशाल हाथी पर बैठकर अंत तक लड़ता रहा। सिकंदर ने तक्षशिला के राजा आम्भी को आत्मसमर्पण के संदेश के साथ पोरस के पास भेजा। देशद्रोही आम्भी को देखते ही घायल पोरस ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर भाले का अंतिम प्रहार किया। किस्मत से आम्भी बच निकला। आम्भी के वापस लौटने के बाद सिकंदर ने दूसरा दूत मंडल पोरस को मनाने के लिए भेजा। इसमें पोरस का मित्र मेरूस भी था। यूनानी सेना के द्वारा पोरस बंदी बना लिया गया और घायल अवस्था में सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पोरस की वीरता की प्रशंसा की और उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पोरस ने गर्व के साथ उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस के जवाब से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने पोरस का राज्य उसे लौटा दिया और उसके राज्य का विस्तार भी किया। इस तरह से पोरस की पराजय भी जय में बदल गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।